हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन्स। देखिए बेटा, आज की क्लास में हम जो भी 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे हमने, उसके अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमने फाइनली 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पॉइंट जो पढ़ा था, अच्छा टॉपिक जो चल रहा है बेटा वो डी ब्लॉक चल रहा है अभी, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है जिसमें डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम। डी ब्लॉक में हमने नॉर्मल डी ब्लॉक के बारे में एक बेसिक देख लिया था, कौन कौन से ग्रुप आते हैं, कैसे क्या रहते हैं। उसके बाद में हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए थे हमने, बताइएगा। एक तो धात्विक गुण था, दूसरा इनका आकार व त्रिज्या को लेकर के बात थी, एंड तीसरा जो अभी लास्ट पढ़ा था हमने, घनत्व। 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब फोर्थ हेडिंग डालिएगा बेटा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। बेटा ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले तो हम 3D श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे मेनली, तो ना बाकी में इतना कुछ है नहीं, बस वो हाईएस्ट किसकी है, कुछ थोड़ी बहुत बेसिक चीजें देखेंगे हम। तो 3D श्रेणी की बात करें तो एक स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ के साथ मेंशन कर लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होगी इस वजह से। डी में 1 आता है, एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। डी में 2 आता है, एस में 2। डी में 3 आता है, एस में अभी भी 2। अब डी में 4 की जगह 5 हो जाता है, एस में 1। डी में फिर 5 ही रहता है लेकिन एस में 2 हो जाता है, ठीक है। डी में अब बढ़ना स्टार्ट होंगे, 6 हो जाता है, एस में 2। डी में 7 हो जाता है, एस में 2। डी में 8 हो जाएगा, एस में 2। डी में 9 की जगह 10 हो जाएगा और एस में अब 1 हो जाएगा। एंड लास्ट डी में 10, फिर एस में वापस 2। सही है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। 3D एंड 4s मैंने लिखा नहीं है ना, डी से पहले 3 आता है, एस से पहले 4 आता है। अब देखो बेटा, समझो इस चीज को कि इसके ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नॉर्मली बात करें स्कैंडियम, स्कैंडियम में जब इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करते हैं तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ही निकल जाते हैं, दोनों मतलब जो एनर्जी दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ डी में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, वो उसी ऊर्जा में निकल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगा रहे हो उतनी एनर्जी में ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं स्कैंडियम में डायरेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो होगी +3। क्लियर हुई बात। तो स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता। +2 क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी आप एनर्जी दोगे उसी एनर्जी में ये एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाएगा। बात करें टाइटेनियम में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब पहले वाला केस नहीं है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, नहीं, इसमें से नहीं निकलेगा। तो इसमें आप आराम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, फिर चाहो तो इसमें से एक और निकाल सकते हो, और अधिकतम हम 4 तक निकाल सकते हैं। सही है। फिर वेनेडियम पे चले कि सर 2 तो एस के निकलेंगे। इसके बाद अब डी में से स्टार्ट करें तो एक डी का निकाल लिया, फिर दूसरा डी का निकालेंगे, अब तीसरा डी वाला निकालेंगे। अधिकतम +5 तक जा सकता है वेनेडियम। ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना, और बाकी रेंज है ये। फिर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में डायरेक्टली 2 नहीं निकलेंगे, एस में इलेक्ट्रॉन ही एक है तो ये +1 भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है। सही है, एस में एक है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, +1 दिखा सकता है। उसके बाद में बात करें D5, तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना स्टार्ट होंगे, तो +2, +3, +4, +5 एंड +6। ओके, 5 और 1 6, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे। Mn पे चले, Mn में क्या होता है बेटा, यहां से 2 निकलेंगे डायरेक्ट, तो +2 से स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद में 5 और निकाल सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3, +4, +5, +6 एंड +7। ठीक है, यहाँ तक।
अब चलते हैं Fe में। यहां तक का पैटर्न में कोई इश्यू नहीं था, सीधा सीधा था। इसके बाद Fe की बात करते हैं बेटा, तो Fe में पहली चीज तो ये +2 दिखाएगा ऐसे, S के 2 इलेक्ट्रॉन। इस +2 के बाद में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है तो +3 तक पहुंच जाएगा। अब इससे क्या होता है, अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है ये। अब अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेगा, अर्धपूरित का मतलब क्यों, D5 रह गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें 4 वाला बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनता है ना। +5 तो रेयर केस में आज तक शो नहीं करता किसी भी कंपाउंड में। +6 की बात करें, ये एक्सेप्शन टाइप में बनते हैं, बाकी तो ये +2 या +3 में रहता है। +2 क्यों, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। +3 क्यों, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो इसकी कॉमनली स्टेट यही रहेगी, पर इसमें भी आप +2 एंड +3 देखोगे ज्यादातर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पहुंच गया बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम यहाँ थे, अब उसके बाद घटना ही स्टार्ट हो रहा है। बात करें कोबाल्ट की तो +2 तो यहाँ से है ही, ठीक है। उसका 2 और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो +3 +4, बस अक्रिय विन्यास हो गया, छोड़ो। अक्रिय विन्यास मतलब कहने का मतलब ये बेटा अर्धपूरित विन्यास हो गया, अक्रिय नहीं अर्धपूरित। D5 तक हो गया, बस छोड़ो, उसके बाद नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। फिर यहाँ चले तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाए, ठीक है। अब इसमें भी क्या है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप में ऐसा लगता है कि सर क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकते हैं, 5 तक ले जा सकते हैं क्या, नहीं 5 तक नहीं पहुंचता। इसके भी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेंस स्टेट रहती है वो यहीं तक रहती है, आगे और सारे फोर्स अप्लाई हो जाते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इसमें भी +4 तक था, इसमें भी +4 तक। कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या बेटा S1 है तो +1 तो ये शो करता ही है। अब उसके बाद में तो D10 हो गया, पूरा पूरी है, वैसे तो नहीं निकलना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, ये +2 भी दिखाता है। और ये होता है जल योजन एंथैल्पी के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी होती है, +2 ज्यादा स्थायी होती है, जबकि इसके हिसाब से तो हमको ऐसा लगता है S1 निकालने के बाद ज्यादा स्थायी होना चाहिए, लेकिन नहीं, +2 में ज्यादा स्थायी रहता है। और उसका रीजन एक ही है, जल योजन एंथैल्पी। जल योजन एंथैल्पी इतनी ऊर्जा दे देता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को ही निकाल के ले जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये +2 में ज्यादा स्थायी होता है। जिंक की बात करें तो जिंक में से 2 ही निकाल सकते हैं, इसलिए +2 ही रहेगा, ठीक है। और D10 है तो उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं होती, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो सारी चीजें आपको दिख रही होगी अब इसमें ना, वापस से रिपीट करता हूँ। स्कैंडियम 2 और 1 3, टाइटेनियम की बात करें तो 2 से, फिर ये 2 मैक्सिमम निकाल सकते हैं, 2 और 2 4 हो गए ना, 3 2 5 तक जा सकता है, 5 और 1 6 तक जा सकता है, 5 और 2 7 तक जा सकता है। देन इसके बाद में Fe से बात करोगे तो 2 यहाँ से और 1 इसमें से, अधिकतम यहाँ तक दिखना चाहिए, लेकिन कुछ केसों में +4 एंड +6 भी दिख रही है ना। देन इसके बाद करें कोबाल्ट की तो 2 यहाँ से और 2 इसमें से निकाले तो 2 और 4 तक जा सकता था, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, वही 2 3 4 तक रह सकता है। कॉपर की बात करोगे तो +1 एंड +2 भी होता है, किसकी वजह से होता है ये +2, जल योजन एंथैल्पी के कारण। लिखवाऊंगा अभी सारे रीजन, है ना। एंड जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था। पूछता है आपसे 3D श्रेणी की सबसे कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, कॉमन, तो आप देखोगे ज्यादातर केसों में +2 सब में मिल रहा है, पहले को छोड़ के, है ना। तो अगर 3D श्रेणी की कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था पूछे तो आप बोलोगे +2 है, ठीक है। जब +3 भी है, बट +3 में जैसे अब यहाँ 2 बार छूटा हुआ है, यहाँ +2 एक जगह छूटा है, तो कॉमन पूछे 3D के लिए +2 है, ठीक है। लेकिन एकमात्र स्कैंडियम में जो +2 नहीं दिखाता। +3 कौन कौन से नहीं दिखाते, कॉपर एंड जिंक, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते, ठीक है। +1 कौन कौन से दिखाते हैं, क्रोमियम और कॉपर, है ना। क्रोमियम और कॉपर जो है ना, ये दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, बाकी और कोई सा नहीं दिखाता, क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास हो जाता है क्रोमियम वाला, और कॉपर वाला पूर्ण पूरित विन्यास हो जाता है, ठीक है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, Mn की होती है भाई। 3D श्रेणी में मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, Mn की, कितनी होती है, +7। पूरी आवर्त सारणी में तो बेटा ओस्मियम की होती है ना। पूरी आवर्त सारणी में बात करें तो ओस्मियम की होती है और रूथेनियम की होती है, आर्यू, इनकी +8 तक होती है बेटा। इससे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसी की नहीं होती, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम +8 तक होती है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज को सुधारनी है, ठीक है। मैग्नीज की +7 अधिकतम होती है 3D श्रेणी में। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, 3D श्रेणी के लिए पूछ रहा है तो मैग्नीज बताओगे, ठीक है। अदरवाइज पूरी पीरियोडिक टेबल में या संक्रमण तत्वों में पूछ रहा है तो ओस्मियम या रूथेनियम, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी दोनों ध्यान रखने हैं, ओस्मियम और रूथेनियम दोनों +8 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था हेडिंग डाल रखी है आपने, तो उसमें ये 3D श्रेणी के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो 3D श्रेणी में ऐसे लिख करके पहले इसको बना लो पूरे को,
ये जो जो बना रही है सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं बेटा, है ना। अगर आप देखो तो इसमें क्रोमियम में +3 का ज़्यादा स्थायीपन रहता है, इसमें +2 ज़्यादा स्थायी रहता है, Fe+3 में ज़्यादा स्थायी रहता है, ठीक है। कॉपर जो होता है वो +2 में ज़्यादा स्थायी रहता है। हो गया। अच्छा, ये सर्वाधिक स्थायी वाली बेटा जो बनाई अपन ने ना, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, लिखो। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि उठाओ, एक N-1D कक्षक और एक NS है, इनकी ऊर्जा में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। S के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उतनी एनर्जी में D में से भी इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि N-1D तथा NS कक्षकों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है, अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब इनके पॉइंट्स ये लिख लेते हैं। तो 3D श्रेणी में अगले पॉइंट में ना, 3D श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ब्रैकेट में लिखो अपवाद और स्कैंडियम लिख देना, ऐसे लिख देना स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3 में मिलता है कहने का मतलब है ना, बाकी कॉमनली क्या है +2। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है क्योंकि यह T2G3, अरे Eg और T2G सुने क्या कक्षक, है ना। अभी मैं बता देता हूँ वापस, फिर भी एक बार लाइन कंप्लीट करो। T2G3 स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, T2G3 स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। देखो बेटा ऐसा होता है कि डी में 5 कक्षक होते हैं, इनमें से 3 कक्षक है जिनकी ऊर्जा कम है, 2 कक्षक है इनकी ऊर्जा ज़्यादा है, इनको Eg कक्षक कहते हैं, इनको T2G कक्षक कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, क्रोमियम की बात कर रहे हो ना आप, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, अरे क्रोमियम की बात कर रहे हैं +3, क्रोमियम +3 के लिए बना रहा हूँ,
क्रोमियम +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने इसमें से, एक एस में से निकल गया, 2 डी में से निकल गया, तो डी में कितने बचे, 3 ही बचे। तो क्या होता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीनों के तीनों इसमें आ जाते हैं, तो ये अर्धपूरित हो जाता है, T2G जो होता है वो अर्धपूरित हो जाता है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इधर चल जाएगा इसी में, तो मामला गड़बड़ा रहा है, फिर 2 रह जाते तो ये कम रह जाता, समझ रहे हो, इस वजह से ना, तो ये ज्यादा स्थायी रहता है इस अवस्था में। इसको बना लो एक बार, ऊपर वाले जिसकी ऊर्जा ज्यादा Eg, नीचे वाले को T2G। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को ना। हो गया, अगले में देखो, अगला पॉइंट 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था Mn+7 होती है। Mn को ऊपर +7 लिख लेना ना, +7 होती है, लेकिन यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है, क्योंकि बेटा देखो +2 की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, 2 ही हटेंगे, D5 यानी अर्धपूरित आ जाता है, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अर्धपूरित विन्यास D5, D के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन ना, अर्धपूरित विन्यास D5 प्राप्त कर लेता है, D5 प्राप्त कर लेता है, सही है ना। अच्छा सर्वाधिक पूछे तो ये बताओगे बेटा +7, पर स्थायी पूछे तो +2। Fe पर चलते हैं, सिमिलर Fe पे भी वही बात आएगी, भाई होते तो ये सारे ज्यादातर +2 और +3 दिखाता है, पर +3 सबसे ज्यादा स्थायी है, रीजन 2 इसमें से और 1 इसमें से अर्धपूरित मिल जाएगा। लिखो अगले पॉइंट में, आयरन +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सर्वाधिक दिखाता है, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था अर्धपूरित विन्यास के कारण, +3 ऑक्सीकरण अवस्था अर्धपूरित विन्यास के कारण अधिक स्थायी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, अब बात करेंगे बेटा हम कॉपर की। कॉपर में कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 है ना, +1 से ज्यादा +2, लेकिन विन्यास के हिसाब से +1 ज्यादा स्थायी होनी चाहिए, पर हम कह रहे हैं +2। रीजन क्या है, जलयोजन एंथैल्पी। लिखो कॉपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होना चाहिए, +1 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होना चाहिए, लेकिन उच्च जलयोजन एंथैल्पी के कारण कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है। कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जिंक
केवल +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। जिंक केवल +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, क्योंकि यह पूर्ण पूरित विन्यास D10 पूर्ण पूरित विन्यास D10 प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पूरित विन्यास D10 प्राप्त कर लेता है। ठीक, अब इनके प्रकृति की बात करते बेटा। नॉर्मली क्या है ना कि जैसे ये सारे के सारे देख लिया आपने। अच्छा, ये जो उच्च ऑक्सीजन अवस्था दिखाते हैं ना, तो सामान्य रूप से या तो हेलोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ ही दिखाते हैं, बाकी अदर एलिमेंट के साथ तो छोटी ही रहती है। जैसे Mn है, +2 से +7 दिख रहा है, पर +7 है ना, नॉर्मली ऑक्सीजन या हेलोजन से रिएक्शन करता है तो ही दिखाता है, बाकी एलिमेंट के साथ में नहीं दिखाता। जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ना, उसी में मैक्सिमम दिखाता है, बाकी में नहीं दिखाता ना। तो इस बात को नोट करके लिखो। संक्रमण तत्व हैलोजन तथा ऑक्सीजन के साथ ही अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था को दर्शाते हैं। अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था को दर्शाते हैं। अब देखो, जैसे अभी हम बात करें +2 +3 +4 5 6 एंड +7। ठीक है, इसमें क्या होता है नॉर्मली कि जब ऑक्सीजन अवस्था कम होती है ना, ठीक है, तो जो यौगिक बनते हैं वो यौगिक होते हैं बेटा आयनिक। कम ऑक्सीजन अवस्था होती है तो यौगिक जो बनते हैं वो आयनिक होते हैं। उच्च ऑक्सीजन अवस्था होती है ना, तो यौगिक जो बनते हैं वो होते हैं सहसंयोजक। तो यौगिक कौन से बनते हैं? सहसंयोजक। आयनिक यौगिक जो होते हैं इनकी प्रकृति होती है बेटा क्षारीय। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। सहसंयोजक जो बनते हैं उनकी प्रकृति होती है अम्लीय। ठीक है, कम ऑक्सीकरण अवस्था होती है जब, है ना, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप का, जैसे Mn2O3 Mn2O7 MnO Mn2O5। मान लो ये लिखे हुए मैंने ना, 4 कंपाउंड लिख दिए। अब पूछ रहा है आपसे, बताओ इनका अम्लीयता का क्रम क्या रहेगा? इनका अम्लीयता का क्रम क्या रहेगा? तो अगर अम्लीयता का क्रम पूछ रहा है तो आप क्या करो, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। इसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। इसमें कितनी आ रही है बेटा? ये 2 इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, +3 है। इसमें कितना आएगा? 2 इधर जाएगा, 7। ठीक है, इसमें कितना है? 2 से मल्टीप्लाई होगा जब भी, तो 2 इस पे आएगा, तो इधर +2। बाकी x मान के निकालना आता है ना आपको। x मान इसकी -2 बराबर 0, तो -2 + का 2 हो जाएगा। इसकी 2x बराबर -5 दूनी 10, 10 में 2 का भाग लगा वही 5, मतलब ये 5 यहाँ आएगा, 2 इधर जाएगा। क्लियर बात? तो अम्लीयता के क्रम की बात कर रहा हूं, मान लो मैं। तो अम्लीयता का क्रम क्या होगा इसमें? सबसे ज्यादा किसकी अम्लीयता, सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम जिसमें ऑक्सीजन अवस्था सबसे कम है, C वाला। इससे ज्यादा किसकी होगी? A से ज्यादा किसकी होगी? D। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? B की होगी। यहीं से आपसे क्षारीयता का क्रम पूछ ले, जस्ट अपोजिट करना है और क्या करना है। ठीक है, मतलब C की सबसे ज्यादा, A फिर D फिर B। मैंने साइन उल्टा कर दिया, फिर पीछे से लिख दो वैसे करने से। ठीक है, जो अम्लीयता का क्रम है वही सहसंयोजक यौगिकों क्रम है। इनमें बोले सहसंयोजक गुण के क्रम लिखिए। सहसंयोजक गुण का क्रम पूछ रहा है तो यही क्रम होगा, अम्लीयता वाला। इसमें आयनिक का गुण पूछ रहा है तो क्षारीयता वाला होगा। ठीक है ना भाई, जो प्रकृति वो ऊपरी है।
तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एक काम करो बेटा, एक तो इसको बना लो आप पहले तो, ठीक है, थोड़ा सा याद रह जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लो एक, निम्न यौगिकों के अम्लीयता व क्षारीयता का क्रम लिखिए। निम्न यौगिकों के अम्लीयता व क्षारीयता का क्रम लिखिए। चारों यौगिक लिख लो और इसका आंसर लिख दो फटाफट, है ना। हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज चल रहा है जैसे ही ना, आगे लिखो। संक्रमण तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है बेटा? अरे ओस्मियम, संक्रमण की बोला बेटा, 3D नहीं बोला। 3D बोलूंगा तो मैग्नीशियम, और दूसरा रूथेनियम है। संक्रमण तत्वों में, अच्छा संक्रमण की बोले या पूरे पीरियोडिक टेबल की बोले, कहीं भी यही होते हैं। ओस्मियम तथा रूथेनियम की +8 होती है। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम व रूथेनियम की +8 होती है। ठीक है, नोट डाल के एक बात और लिखो, संक्रमण तत्व कार्बोनिल समूह के साथ शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बेटा देखो, कार्बोनिल यौगिक होता है CO,
है ना। तो ये अगले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ोगे, अभी के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ना, जब भी कार्बोनिल आ जाए ना तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी ना, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, वो कितनी होती है? 0। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और बना लो, कोई भी और कोई दूसरा लिख दो है ना, तो वो ऑक्सीकरण अवस्था 0 ही आएगी। ठीक है, अब कार्बोनिल फिक्स है CO ही आएगा, लिख दो इसको, उसमें 0 रहती है, नहीं तो बाकी सब में तो हमने देखे ना कुछ आ रही है। कार्बोनिल के साथ में कार्बोनिल यौगिक रहेंगे तो हमेशा 0 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड विभव। मतलब ये हो गया पॉइंट है ना ऑक्सीकरण अवस्था का, ऑक्सीकरण अवस्था का पॉइंट हो गया बेटा। ये देखो 4 पॉइंट हो गए, अब 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, तो 5th वाली हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और सुनो वही देखो इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव में पहले तो ये समझो आप, देखो वैसे तो हमने ना पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, वो चीज़ हमने पढ़ रखी है। एक्चुअली अब हम थोड़ा सा इसमें इस हिसाब से जानना चाह रहे हैं कि कन्वर्ट कैसे कैसे हो रहा है, कौन कौन सी एनर्जी वहाँ काम में आ रही है। देखो नॉर्मली केस में हमने देखा था कि कोई एलिमेंट है वो सॉलिड अवस्था में है, इलेक्ट्रोड में यही होता था। फिर वो क्या करते थे, उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर चार्ज आया, कोई भी धातु हो है ना, लेकिन वो एक्वस में आ जाता था, है कि नहीं यार। ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऐसा ही होता था। एग्जैक्टली इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो उसको चीज को समझ रहे हैं हम। तो देखो इसमें क्या क्या रहा होगा बेटा, सबसे पहली बात तो देखो डायरेक्ट ऐसा थोड़ी कि सॉलिड से एक्वस में बदल गया, नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन जोड़ने का जो काम होता है वो हमेशा गैसीय अवस्था में होता है। आपने अगर 11th क्लास में आयनन ऊर्जा पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ी होगी, तो उसमें डेफिनेशन में यही पढ़ते थे, गैसीय अवस्था में किसी भी परमाणु के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने या जोड़ने के हिसाब से उसमें जो भी ऊर्जा की नीड होती है वो आयनन और इलेक्ट्रॉन लब्धि में जाती थी। ठीक है, पर गैसीय अवस्था में, क्लियर है। तो गैसीय अवस्था में ऐड करते हैं और गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो फाइनल वही बात यहाँ थी कि सॉलिड में से तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गैसीय अवस्था में। सही है, तो किसी भी ठोस को गैसीय अवस्था में बदल रहे हैं तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी काम में आएगी ना बेटा, वो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन है ना, सब्लिमेशन काम में आएगी ना, ऊर्ध्वपातन हिंदी में लिख सकते हो आप, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो पहली ऊर्जा तो ये बनी होगी, इसमें से डायरेक्ट एक्वस थोड़ी बना, पहले उसको गैस में बदला। अब गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो बेटा, तो फिर ये गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये लीजिए, तब जाके पॉजिटिव आएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे बोलते हैं आयनन ऊर्जा, है ना। तो आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पहले ऊर्ध्वपातन फिर आयनन ऊर्जा। अभी तो गैस में एक्वस में थोड़ी आया, अब गैस से फिर एक्वस में बदलते हैं, H2O के साथ में ऐड किया होगा, जल में घोला होगा, तो उसमें जलयोजन ऊर्जा होती है ना। उसमें कौन सी होती है, जलयोजन, हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, कुल मिला के बात समझ में आई। इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी की नीड थी ना आपको, डेल एच, वो डेल एच 3 चीजों से मिलकर के बनी है। भाई हम तो डायरेक्ट देख लेते थे इससे इसमें बदलना, पर उसमें 3 चीजें काम में आ रही है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा, एंड तीसरा बेटा हाइड्रेशन एनर्जी ना, जलयोजन ऊर्जा। इन तीनों को मिला करके तब जा करके ये बन रही है। तो इस एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि एक चीज पर डिपेंड नहीं कर रही, इन तीनों पे डिपेंड करती है, तो कोई कम ज्यादा कौन सी होती है वो चीजें इफेक्ट करती है इसको। किसी में एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी में एनर्जी लेनी रिलीज होगी, है ना। तो वो प्लस और माइनस उसके हिसाब से जाएगी, कभी प्लस हो सकती है कभी माइनस हो सकती है ना। तो देखो ये जैसे अभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीकरण वाला, इसको क्या कहेंगे भाई, ऑक्सीकरण विभव के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ऐसे अपचयन विभव होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ते तो इसका अपोजिट कर देते, है ना। अब उसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें समझ गए हम। ठीक है, तो हमने वहां भी लिखा था SOP और SRP,
है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, है ना। तो बेटा ये दोनों के तरह के होते हैं, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ऐसे अपचयन विभव है वो भी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है इसकी वैल्यू के आधार पर, है ना। तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, एक भी चीज कम ज्यादा हुई तो उस वैल्यू को चेंज करेगी। तो यही बात होती है, ऑक्सीकरण विभव का मान जब प्लस होता है इसका मतलब वो ऑक्सीकरण अच्छा करेगा, है ना, ठीक है। और ऐसे अपचयन विभव वाले का मान जब पॉजिटिव होगा, है ना, तो उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू इनके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, कैसे वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से हम देख लेंगे एनोड बनाना है कि कैथोड बनाना है, ठीक है। हम जानते हैं जब आईयूपीएससी पढ़ते हैं तो एसआरपी पढ़नी होती है हमें, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव लिखा, तो लिखो इसमें किसी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकालने या जोड़ने, इलेक्ट्रॉन निकालने या जोड़ने पर उसे जलीय अवस्था में परिवर्तित करने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करती है, इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करती है। तो कितनी उत्सर्जित हो रही है कितनी अवशोषित हो रही है उसके हिसाब से ना। ठीक है, इसे बनाओ पूरे को, कौन कौन से फ्लो चार्ट, और उसके बाद ये लिख दो ना। ये अपनी फर्स्ट एनर्जी है, ये सेकंड एनर्जी है एंड ये थर्ड एनर्जी है। टोटल 3 एनर्जी मिलकर के अपने वो एनर्जी निकल रही है फाइनल, है ना। हो गया, लिख दिया, लिखो। अब इसमें वो लिखवा देते हैं, अगर धनात्मक होगा तब क्या होगा ना। देखो, मानक ऑक्सीकरण विभव का मान, मानक ऑक्सीकरण विभव का मान धनात्मक होने पर, धनात्मक होने पर ऑक्सीकरण आसानी से होता है, ऑक्सीकरण आसानी से होता है। अब धनात्मक के लिए बता दिया तो ऋणात्मक में उल्टा समझ जाओगे आप अपने आप ही, है ना। तो एक एक ही लिखवाएंगे। इसी प्रकार मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होने पर, धनात्मक होने पर अपचयन आसानी से होता है। ठीक है, अब देखो 2-3 एग्जाम्पल देख रहे बेटा हम, जो कंफ्यूजन वाले होते हैं। वैसे तो 2 ही है ना, एक तो बात करेंगे बेटा कॉपर वाले की, कॉपर 2+ से कॉपर। ठीक है, देखो आपको याद होगा जिंक और कॉपर से लेकर के हमने एक इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड बनाए थे 2, कोई सेल बनाया था, उसमें कॉपर कैथोड का काम कर रहा था, जिंक एनोड का काम कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ था उसमें? ठीक है,
तो उससे थोड़ा सा आप समझोगे कि इसका मान जो है ना बेटा कॉपर वाले का, ठीक है, अभी हमें पता है कि कॉपर 2+ से, अच्छा प्लस है बेटा ना, कॉपर 2+ से मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, या 0 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होता, ले आते ना, ठीक है। तो इसके जो मान होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका मान आता है, अच्छा अब हम जो भी बात कर रहे हैं बेटा SRP के अकॉर्डिंग बात करेंगे, IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC ऑप्शन वेव के आधार पर चलती है, इसलिए ना इसका मान जो आता है बेटा वो आता है धनात्मक, और आपने टेबल में भी देखा होगा ये मान पॉजिटिव था, वो टेबल बनाई थी ना आपने, उस टेबल में देखा था, उसमें कॉपर का जो मान आता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। इसका मतलब ये बेटा इसका क्या होगा, अपचयन आसानी से होगा, है, इसलिए इसको कैथोड बनाते थे, इसलिए इसको क्या बनाते थे, कैथोड, है ना, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें है ना जलयोजन ऊर्जा है ना बेटा, ये चीज ये इसमें इंटरफेयर होती है, जलयोजन ऊर्जा आती है, उसका मान इतना ज्यादा होता है कि मान धनात्मक में चला जाता है और वो फिर अपचयन करता है, समझ गए ना, ये कॉपर के लिए। तो लिखो इसमें एग्जाम्पल में तो ये लिखो, और इसमें आगे लिखो कॉपर की SRP का मान, SRP है ना, डायरेक्ट ये लिख दो ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि कॉपर की जलयोजन एंथैल्पी उच्च होती है, कॉपर की जलयोजन एंथैल्पी उच्च होती है, ठीक है। अतः यह कैथोड के रूप में कार्य करता है, अतः यह कैथोड के रूप में कार्य करता है। अब क्रोमियम 3+ से 2+ की बात कर रहे हैं, अगला एग्जांपल लिखो ना, क्रोमियम 3+ से 2+, क्रोमियम 3+ से 2+, याद करो बेटा, देखो क्रोमियम 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, क्रोमियम ये रहा, 3 की बात कर रहा हूं, तो ये तो स्थायी विन्यास था, इसमें D3 होता है, सही है ना, और इसमें क्या होता है बेटा D2, सॉरी इसमें क्या होता है D4, भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें से क्या होगा, +2 में एक और इलेक्ट्रॉन निकला होगा D4, +3 का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया D3 बचा होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको ये समझना कि हमें ये बात समझ में आ रही है, देखो कि क्रोमियम +3 होता है तो D3 होता है, क्रोमियम 2+ होता है D4 होता है, ठीक है। अब इसका जो मान आता है ना वो होता है बेटा ऋणात्मक, इसका मान कैसा आता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि ये +3 में ज्यादा स्थायी है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो +2 में कन्वर्ट होगा नहीं, है ना, तो वो नेगेटिव में रहेगी चीज, है ना। तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण आसानी से होगा, इसलिए ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा, है ना। तो इस चीज को लिखो, इसमें लिखो आगे, क्रोमियम की SRP का मान ऋणात्मक होता है, क्रोमियम की SRP का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, अच्छा ये D3 यहां से मत देखो, यहां से स्थायी नहीं दिखेगा आपको, अभी मैंने बताया था T2G वाला, है ना भाई, यहां से तो आपको पता चलेगा, अर्धपूरी थोड़ी दिख रहा है ये, नहीं वो दो में डिवाइड होता है ना, तो वो T2G जो होता है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में स्थायी होता है, क्योंकि क्रोमियम 3+ T2G3 अर्धपूरित विन्यास में स्थायी रहता है, अर्धपूरित विन्यास में स्थायी रहता है, अतः यह एनोड के रूप में प्रयोग लिया जाता है, एनोड के रूप में प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये 2 एग्जाम्पल थे, थोड़ा सा समझाने थे, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अच्छा ऐसे मैग्नीज में बात करें बेटा,
Mn3+ से Mn2+, इसमें बताओ इसमें क्या होगा। तो पहले Mn में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देखो, हाँ भाई Mn में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3+ की बात कर रहे हैं, तो 3+ में पहले तो 2 यहां से हट गए, फिर एक यहां से गया, D4 सही है, और 2 वाले में D5। ज्यादा स्थायी कौन सा है, 2 वाला। ज्यादा स्थायी कौन सा है, 2 वाला। उसमें 3 वाला ज्यादा स्थायी था, इसमें 2 वाला ज्यादा स्थायी है, समझ रहे हो ना। प्लस देखो ये आ रहा है, इसमें D5 है, इसमें D4 है, अर्ध पूरी तो हो गया, ये तो पूरा ही डायरेक्ट ही। तो इसका मतलब है बेटा ये, इसका मान देखो, इसमें क्या था, ये स्थायी था तो इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए ऋणात्मक। इसमें ये ज्यादा स्थायी है तो कन्वर्ट होगा, इसलिए कैसा होगा ये, धनात्मक, है ना। तो अगला एक और एग्जांपल ये लिख दो बेटा, इसमें डायरेक्ट लिख दो Mn3+ से 2+ है, इसमें लिख देना SRP का मान धनात्मक होता है, SRP का मान धनात्मक होता है। ठीक है, ये चीजें लिख लेना अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो बाद में तो, ना कि क्यों है ऐसे ऐसे क्यों करा है अपने, ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे बात की है। ओके ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम यहीं तक समाप्त करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे के गुण नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।